Hey guys, welcome back to Live Yan. फ्रांकुआ मरी एरोवेट एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका जन्म ईयर 1694 में पेरिस में हुआ था, जिन्होंने अपनी राइटिंग से फ्रेंच फिलोसफी को बहुत इम्पैक्ट करा था। एरोवेट अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद राइटर बनना चाहते थे, बट उनके फादर चाहते थे कि वो एक लॉयर बने, जिस वजह से उन्होंने अपने फादर को खुश रखने के लिए लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और उसी साथ साथ वो अपनी राइटिंग भी करते थे। एरोवेट का राइटिंग स्टाइल बहुत ही टफ था। वो अपनी राइटिंग में सोसाइटी के रूल्स और रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज करते थे। वो उस टाइम की गवर्नमेंट को बहुत मॉक करते थे, उन पे सवाल उठाते थे, जिस वजह से उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। बट जेल से वापस आने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया और खुद को नाम दिया वोल्टेयर, जिस नाम से उन्हें आज ज्यादातर लोग पहचानते हैं। वोल्टेयर हमेशा से गुड और ईविल के कॉन्सेप्ट से स्ट्रगल करते थे, जिसे हम उनके आज तक के बेस्ट वर्क कैंडीड में देख सकते हैं। उन्होंने इस बुक को 1979 में पब्लिश करा था, जो अपनी रिलीज के बाद ही बेस्ट सेलर बन गई थी। उसे हर पॉसिबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ये बुक सिर्फ एक ही क्वेश्चन से डील करती है, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी ऑफ कैंडीड। कैंडीड की फिलोसफिकल थीम हमें इसके टाइटल से ही पता चल जाती है, जो है कैंडीड, जिसका मतलब है ऑप्टिमिज्म। कैंडीड का हीरो एक इनोसेंट एंटी हीरो है, जिसके अकॉर्डिंग वो कभी कुछ गलत नहीं करता, जो अपने ट्यूटर पैंग्लॉस के फुटस्टेप्स पे चलता है, जो उसे ऑप्टिमिज्म सिखाते हैं। ये ऑप्टिमिज्म हमारे मॉडर्न वर्ल्ड वाला ऑप्टिमिज्म नहीं है, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। नहीं, बल्कि ये ऑप्टिमिज्म इविल साइड को क्वेश्चन करता है कि अगर गॉड गुड है तो वो इस दुनिया में इविल को क्यों एग्जिस्ट करने देते हैं। वोल्टेयर का यही मिशन था कि वो इस फिलॉसफी को टेस्ट करें। पूरी स्टोरी में हम देखते हैं कि कैंडीड इतनी सारी हार्डशिप से गुजरता है। अपने कैसल से निकलने के बाद वो आर्मी में जाता है, वॉर्स लड़ता है, अर्थक्वेक फेस करता है, अपने साथियों से अलग हो जाता है, स्मॉल पॉक्स का पैंडेमिक देखता है, भूखा मरने तक आ जाता है, अलग अलग जगह उसे टॉर्चर किया जाता है। इतना कुछ देखने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जो उसके ट्यूटर पैंग्लॉस उसको कहते थे, एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब क्या ये बात वाकई सच है? इसका जवाब हमें फाइनली मिल जाता है, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आखिर हमारे साथ जो भी होता है उसे हम कैसे जज सकते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है या नहीं। फिलहाल पहले हम वोल्टेयर के सिखाए हुए दुनिया के 3 डेंजर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है डेंजर ऑफ ऑप्टिमिज्म। कैंडीड की पूरी जर्नी में डॉक्टर पैंग्लॉस कैंडीड को टाइम टू टाइम ये रिमाइंड करते रहे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ग्रास को बनाया गया जिसे जानवर खा सकते हैं और जानवर को बनाया गया जिसे इंसान खा सकते हैं। उनका मानना है कि इसी तरीके से हर चीज एक रीजन के लिए होती है। पैंग्लॉस का कैरेक्टर एक बहुत ही ओवरली ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है और ऑथर इस कैरेक्टर के थ्रू उन फिलोसोफर्स का मजाक उड़ा रहे थे जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन के लिए होता है। इस ओवर द टॉप ऑप्टिमिस्टिक नेचर से वोल्टेयर कहते थे कि इंसान कभी राइट एक्शन नहीं ले पाता है। एक किस्सा हुआ था कहानी में। एक बार बे ऑफ लिस्बन में एक आदमी डूब के मर रहा था और कैंडीड उसे बचाने की कोशिश करने वाला था। उस टाइम पैंग्लॉस ने कैंडीड को उस इंसान को बचाने से रोका, अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि उस इंसान की डेस्टिनी थी यहीं डूबना। उसके साथ जो भी हो रहा है वो सही है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज के टाइम शायद कोई होगा नहीं जो डूबते इंसान की मदद ना करना चाहेगा और ये सोचेगा कि उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। पर जाने अनजाने हम सभी इसी बिलीफ के विक्टिम बन जाते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारा पॉजिटिव होना हमारी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें अपने आप उनके फेवर में होने लगेंगी और जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव रहने से ज़्यादा एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। सिंपली अपने एंड रिजल्ट के बारे में पॉजिटिव सोचते रहने से बेटर है कि उस रिजल्ट के लिए आप सही एक्शन लें। अपने आप को फिट बॉडी वेट में इमेजिन करने से बेहतर है कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें। अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो ये सोचने की बजाय कि एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल राइटर बनेंगे, हर दिन कम से कम अगर आप 500 वर्ड्स लिखें तो वो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा।
वोल्टेयर कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि आप प्लान करके और राइट एक्शंस लेके खुद अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। अब हो सकता है आप वोल्टेयर की इस बात से अग्री नहीं करते हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्यों। मेरा काम है आप लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देना, ताकि आप लोगों के पास एक वाइड वैरायटी ऑफ आइडियाज़ हो। अल्टीमेटली हम सब लोगों की क्या फिलॉसफी है वो हमें ही डिसाइड करनी होती है। चलिए आते हैं सेकंड डेंजर पे, द डेंजर ऑफ सक्सेस। हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हम सभी सक्सेस से अट्रैक्टेड होते हैं। हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमें पॉजिटिव फील कराती हैं। बट कोई सक्सेस के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करता है। स्टोरी में कैंडिड को बहुत सारे गोल्ड और ज्वेल्स मिले थे एक बार, और इस वेल्थ को यूज करके उसने अपने दोस्तों के लिए फ्रीडम खरीदा था। वो उन पैसों से बहुत लोगों की मदद भी कर पाया। बट इसी पैसे और सक्सेस की वजह से उसके साथ काफी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हुए। जैसे वो जब भी कोई भी सामान लेने जाता था तो हर कोई किसी ना किसी तरीके से उसको बेवकूफ बना के उससे ज्यादा पैसे ले लेता था। और जब लोगों को पता चल गया कि कैंडिड के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो उसके पास भी ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होने लगे जो उससे उसकी वेल्थ के लिए दोस्ती करते थे और अपना प्रॉफिट लेने के बाद गायब हो जाते थे। यहाँ समझने वाली बात यह है, लाइफ में सक्सेस हमें किसी भी फॉर्म में टोटल हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देती है। हम कभी सैटिस्फाइड फील ही नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी भी सैटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। जैसा कि कैंडिड कहता है, सक्सेस मिलने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो सारी प्रॉब्लम्स एक नई प्रॉब्लम में बदल जाती। थर्ड डेंजर है डेंजर ऑफ इनएक्शन। कैंडिड अपनी स्टोरी में एक चीज को चेज कर रहा था। इतनी ज्यादा मुश्किलें से सरवाइव करने के बाद वो बस खुश होना चाहता था। और स्टोरी में कई ऐसे पॉइंट्स आते थे जहाँ लगता था कि वो उसे खुशी दे देंगे, बट ऐसा नहीं होता था। जैसे एक बार वो एल डोराडो नाम के शहर में पहुंचा था, जो बहुत ही अमीर और पीसफुल जगह है, जहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वहाँ सब लोग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। बट वहाँ भी वो अपने घर को और अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रहा था। मतलब कि इनएक्शन, कुछ ना करना और सिर्फ खुश रहना लगातार उसको बोरिंग लग रहा था। इसी तरीके से कैंडिड जब स्टोरी के एंड में अपने बिछड़े हुए दोस्तों से मिलता है तो उसे खुश होना चाहिए था, क्योंकि अब कोई वॉर नहीं था, उसे कोई टॉर्चर नहीं कर रहा था, कोई नेचुरल डिजास्टर या वायलेंस नहीं था। बट ऐसा नहीं हुआ, वो खुश नहीं रह पाया। कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो बोर्ड फील करने लगा। इस पॉइंट पर कैंडिड एक हार्ड वर्किंग फार्मर से मिलता है, जिसका एक छोटा सा लैंड होता है जहाँ वो कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करता है, जिन्हें सेल करके वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ काफी खुशी से अपनी लाइफ जी रहा होता है। यहाँ कैंडिड को रियलाइज होता है कि उसे लाइफ में सिर्फ एक चीज चाहिए, जो है उसकी लाइफ का पर्पस। और फिर कैंडिड यही कहता है, वी मस्ट कल्टिवेट आवर ओन गार्डन, जो फिलोसॉफिकल लिटरेचर की हिस्ट्री में लिखी हुई सबसे यूनिक और इम्पोर्टेंट लाइन है। जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक स्मॉल सोसाइटी फॉर्म करता है, जहाँ सभी लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं और सबकी लाइफ में एक पर्पस होता है। हो सकता है वो लोग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुश ना हो, हर टाइम हंसते हुए ना दिख रहे हो, बट उनकी लाइफ में अब एक मीनिंग होती है, जिसे ऑथर कहते हैं कि ये किसी भी ड्रीम या डिजायर से ज्यादा बेहतर है। तो इस स्टोरी का मेन लेसन है कल्टिवेट योर गार्डन। ये लेसन वोल्टेयर हमें इस बुक में इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया था। अपने शहर से निकल जाने के बाद वो दूसरी जगह पर भी पीसफुली कभी रह नहीं पाए। वो गांव में अपने ओपिनियन से लोगों को परेशान करते थे, वो लोगों के हक के लिए लड़ाई भी लड़ते थे, लोकल पॉलिटिक्स में पार्ट लेते थे, रिलीजियस इनटॉलरेंस के बारे में बात करते थे। और ये करते करते 28 ईयर्स के एग्जाइल के बाद वो वापस अपने घर पेरिस लौट आए थे, जहाँ लोगों ने उनकी सक्सेस को अप्रिशिएट किया, उन्हें उनके काम के लिए प्रेज किया, और उन्हें फिर समझ में आया कि अपने गार्डन को कल्टीवेट करने से ही उनको अपने खुद का पर्पस ढूंढना था। कल्टीवेट योर ओन गार्डन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप ये सोचो, कई सारे अलग अलग गार्डन्स के बीच आपका एक छोटा सा गार्डन है। यहाँ आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि बाकी गार्डन्स में क्या ग्रो हो रहा है, वहाँ कौन से फ्लावर्स या फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं। आप अपने साथ के गार्डनर्स को एडवाइस दे सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो, बट आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपका फुल कंट्रोल है, वो आपका अपना छोटा सा गार्डन है। बाकी सब कुछ आपके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कहने का मतलब यह है, हो सकता है आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमेशा बड़ी पिक्चर को देखा करो, हमेशा दूर का सोचो और पॉजिटिव रहो, लेकिन वोल्टेयर के अकॉर्डिंग ये हमेशा सही नहीं होता है।
इस बात से मैं पूरा अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स काफ़ी देखते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट डिसीजंस, इंटरनेशनल अफेयर या क्लाइमेट चेंज या इस अनवांटेड पैंडेमिक, इस तरह की सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हमें इस दुनिया में जो इफेक्ट करता है, हम सभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है अपना सारा ध्यान अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर लगा दें। अपनी छोटी सी दुनिया जो आपके कंट्रोल में है, आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, ऐसी चीज़ों को बेहतर बनाएं। जब आप अपना सारा फोकस अपने गार्डन मतलब कि अपनी खुद की लाइफ पर लगाएंगे और बिना किसी को तकलीफ हो जाए उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो लोग भी आपसे सीखना चाहेंगे और अपने अपने गार्डन्स को बेहतर बनाएंगे। और ये दुनिया बहुत सारे छोटे छोटे गार्डन्स के अच्छे होने की वजह से ऑटोमेटिकली एक अच्छी दुनिया बन जाएगी। अगर आपको ये स्टोरी या वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आपको अल्केमिस्ट की स्टोरी भी पसंद आएगी, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।